नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने से जुड़ा संवैधानिक संकल्प राज्यसभा में पारित। सदन ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को भी दी मंजूरी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रखने वालों की तरह ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। लोकसभा से केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षकों के काडर में आरक्षण बिल 2019 पारित। विधेयक में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में विभागों के स्थान पर पूरे संस्थान को इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चर्चा के जवाब में कहा, नरेंद्र मोदी सरकार को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की भी चिंता। जीएसटी लागू होने के 2 साल के अंदर देश के 20 राज्यों ने अपने राजस्व में दर्ज की 14% की वृद्धि। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर अपने ब्लॉग में जीएसटी की बताई कामयाबियां। राजस्व बढ़ने पर जीएसटी की 12 और 18% दरों के विलय के दिए संकेत। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। अप्रैल मई महीने में आधारभूत क्षेत्र की विकास दर रही 5.7%। स्टील और बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी का मिला फायदा। पिछले साल अप्रैल मई महीने में 4.4% दर्ज की गई थी विकास दर। और जल संकट से निपटने के लिए देश भर में जल शक्ति अभियान का आगाज। 255 जिलों में जल संरक्षण, संचय और भूजल स्तर को बढ़ाने में उपायों पर काम शुरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 1 जुलाई से 15 सितंबर और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 चरणों में चलेगा अभियान। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव भी राज्यसभा से मंजूर हो गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है। इसके अलावा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 भी उच्च सदन के पटल पर रखा। इसके जरिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों की तरह ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। किए गए है ना हो सकता। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते, देश की जनता को गुमराह भी करना नहीं चाहते। ना ही हमारा मकसद है ना हो सकता है। परंतु एक बात है माननीय, इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए, मगर इतिहास के अंदर अच्छी लगे वो बातें बता देना और जो अपने लिए अच्छी न वो बातों को छिपा देना, मैं मानता हूं इस सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां पहुंचाई है और सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर में जो कंपनियां हैं उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है। जमायते इस्लामी, इसको भी संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण, दल का नाम देना नहीं था, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए। जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक कर
कठोर से कठोर तरीके से जेलों के अंदर से जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था उसको हमने बंद किया। उसके बाद कैदियों को असंगठित करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारी फौजी मारे गए? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इसी वक्त में मारे गए? क्या वजह है कि हमारे आर्मी, मेरे लिखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लोग हमारे फौजी मारे गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, मारे गए भी। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये 16 हमले कहां से आए, क्यों हुए और हमारे फौजी क्यों इनमें मारे गए? आप लोगों के अपने फैसलों की वजह से, आप लोगों की जो तंग नजरी है उससे एक वजह की वजह आज जम्मू कश्मीर के ये हालात हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता था, ये भी गलत बात है, ये भी हाउस को मिसलीड करने की बात है। तो यदि जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक चश्मे से इसे देखना बंद करना पड़ेगा। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अब कश्मीर की धरती पर कोई ठिकाना नहीं है। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे एक होकर जम्मू कश्मीर को अपना आपकी पार्टी ने दिया उसी की। तो अब परिस्थिति कश्मीर में यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू है, कल खत्म हो जाएगा और चुनाव कोई एक दिन में हो नहीं सकते। इसलिए आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि हम उसका समर्थन करें ही। इसलिए मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सदस्य शून्यकाल के दौरान विशेष और नए मुद्दे ही उठाएं। सभापति ने शून्यकाल के दौरान सदन में सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से कहा कि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों और विशेष उल्लेख का सदस्यों को जवाब मिलना चाहिए। If 0 hour, you give notice on general issues, that we will not be able to get justice to that one. Secondly, I have to think about, but the other day while making an observation, I said not only special mention but also 0 hours also has to be responded by the ministers. The practical difficulty that is coming is, if you make a general observation, then we have taken note. It is under consideration, or it will be examined. Only it will be like that only. So 0 hour submission should be latest one. Second, it should be specific. Third, it should not be matter concerned with the state government, because at the end of the day, states has to perform that responsibility. Central government, then the moment center says something, then there will be federal structure, center-state relations, all these things come. And secondly, another thing, some members are very active. Good. They are giving number of notices. I have to take care of the entire house. So I have to see whether people from different parties are getting opportunity or not. So weekly once, I will see this week, this person, this member has not got any chance. So he will get priority. That I want to apprise you all of the procedure I am following. If you have not got a chance in this week, you will be the first person to get. It's not automatic, but you will be the first person to be considered. And secondly, if the time is there and members are not there, then I am moving on to special mentions also. And I suggest to the leader of the House and Parliament Affairs Minister to discuss among themselves and find out what will be the practical difficulty with regard to responding to 0 hour submissions. And if there are any specific things that can be brought to my notice, so that we can improve upon the observation I have made. Otherwise, there will be again problems, because the moment you say something, it will go to assurance committee. राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पुणे में दीवार गिरने से मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिम्मेदार दोनों बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ग्लेशियर का मुद्दा उठाया।
बीते दिनों पुणे में 15 मजदूर मर गए सर, और उनकी मौत मैं मानता हूं मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक मौत नहीं है। कल मैं पुणे में था और मैंने जो इसमें 2 जख्मी हॉस्पिटल में है और जिनका ऑपरेशन हो रहा है आज, तो उनकी भी मुलाकात की। इसमें दोनों बिल्डर्स जो है रिस्पॉन्सिबल, उनको गिरफ्तार किया है। सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट और अधिकारियों की कमेटी नियुक्त की है और ये सारे बॉडीज जो थे वो एयरफोर्स के स्पेशल फ्लाइट से वहाँ पहुँचे हैं और सबको जो 5-5 लाख रुपए की राशि देना है उसके लिए भी उनके वही के कलेक्टर, बिहार के कलेक्टर्स को बताया गया है कि जल्दी नाम ऑथेंटिकेट करके भेजे ताकि उनके यहाँ जनरल मंत्री जी, जनरल पॉलिसी इसमें यह है कि ये एकदम सच है कि खासकर मजदूर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन पर, उनके रख रखाव के नियम और कड़ाई करनी चाहिए। और मैं भी अधिकारियों के साथ वहाँ भी मीटिंग करूँगा, लेकिन संबंधित मंत्रालय को भी हम लिखेंगे। There are over 10,000 glaciers in the Indian side of the Himalayan ecosystem. Some glaciers like the Siachen may well be advancing, while some others like Gangotri Glacier may be retreating but at a slower rate. But it is beyond doubt that the overwhelming majority of the Himalayan glaciers are losing their ice. In recent days, sir, and this is what prompts the 0 hour, in recent days, media all over the world has headlined a study based on American SPICE satellite data that reveals that the rate of melting of numerous Himalayan glaciers has doubled during the last 15 years as compared to the previous 15 years. Sir, but for the past few years, because of monsoon failure and the depletion of groundwater and lack of water flow in the Kaveri River, the region is suffering very much, sir, and people are quitting agriculture. Sir, agriculture is the largest employment generating sector in the country. In this situation, already the farmers are suffering, they are committing suicide, and protection is very less, and we are suffering for lack of food. In this situation, sir, the government of India is bringing in hydrocarbon wells. They are digging very deep bore wells to extract hydrocarbon. Because of which, sir, already the water, groundwater is, we are getting groundwater at the level of 100 meters, 200 meters. But now the hydrocarbon bore wells go up to deep 1,000 and 2,000 meters, sir. लोकसभा से आज केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षक के काडर में आरक्षण विधेयक 2019 पारित हो गया है। इस विधेयक में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में विभागों के स्थान पर पूरे संस्थान को इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने का प्रावधान है। सदन में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे ये साबित हो गया है कि मोदी सरकार को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की चिंता है। इसके लिए पहले सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाई थी। ये विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। जनजातीय और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण को प्रदान करने के लिए श्रीमत, और तीसरा कि ये विधेयक केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित और सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के काडर में भर्ती द्वारा नियुक्तियों के आरक्षण प्रदान करने से संबंधित यदि देखा जाए श्रीमान, तो एक के बाद एक ये विधेयक ये साबित करता है कि यदि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की कोई चिंता करता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। यह इसको साबित करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व पर ऑडिट अवलोकन से जुड़ी सीएजी की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई। सीएजी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के कार्यों, आंतरिक लेखा परीक्षा, छानबीन और आकलन के सत्यापित रिकॉर्ड से जुड़े कामों की जांच की।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व पर ऑडिट अवलोकन से जुड़ी सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018 के अंत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कुल 1,04,718 करोड़ रुपए राजस्व के 45,749 मामले पुनर्विचार के लिए लंबित हैं। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स पुनर्विचार के लिए लंबित राजस्व के लिहाज से ये राशि वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले करीब 3.5% कम है। इसी तरह सेवा कर विभाग में वित्त वर्ष 2018 के अंत में कुल 1,20,907 करोड़ रुपए राजस्व के 43,718 मामले लंबित हैं। लंबित राजस्व के लिहाज से ये राशि वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले 1% कम है। रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया for the year ended March 2018, Union Government, Department of Revenue, Indirect Taxes, Central Excise and Service Tax. 31 मार्च 2018 को सेवा कर विभाग में कुल बकाया राशि का समापन शेष करीब 1,66,553 करोड़ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए कुल बकाया राशि का समापन शेष 96,496 करोड़ रुपए था। हालांकि कर बकाया वसूली रिपोर्ट के मुताबिक सेवा कर विभाग के लिए मार्च 2018 तक बकाया राशि का समापन शेष 1,27,809 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए बकाया राशि का समापन शेष 85,158 करोड़ रुपए था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लोगों के जीवन को आसान बनाया जा रहा है। इसके जरिए डिजिटल सेवाएं और सुशासन मुहैया कराने में मदद मिल रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 4 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज इसकी उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य में इसके इस्तेमाल की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजी गांव और पोस्टल बैंक सेवाओं में सुधार जैसे कई कदम उठाए जाने वाले हैं। इस मौके पर उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए। डिजिटल विलेज एक ऑटोनोमस डिजिटल यूनिट होगी, जहां वाईफाई भी होगा, हेल्थ केयर भी होगा, सीएससी कनेक्ट भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी। तो जहाँ जहाँ डिजिटल विलेज अभी स्थापित किया है वहाँ सफलता मिली है, इसको और आगे बढ़ाना है। दैट इज हाउ द होल थिंग विल गो। मूवमेंट को और इंक्लूसिव बनाएं और गांव के बच्चे, देश के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे लो कॉस्ट प्रोडक्ट लेकर के आए फॉर एग्रीकल्चर केयर, फॉर हेल्थ केयर। वित्त मंत्रालय ने जून महीने के जीएसटी के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि जून 2019 में कुल 99,939 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया, जिसमें सीजीएसटी 18,366 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 25,343 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 47,772 करोड़ रुपए और उपकर 8,457 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 जून 2019 तक मई माह में कुल 74.38 लाख जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किए गए। सरकार ने नियमित निपटान के तहत आईजीएसटी के 18,169 करोड़ रुपए का सीजीएसटी और 13,613 करोड़ रुपए का एसजीएसटी का निपटान किया। जून 2019 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कुल राजस्व संग्रह सीजीएसटी के तहत 36,535 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के तहत 38,956 करोड़ रुपए रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्टील और बिजली उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी के बल पर 8 बुनियादी उद्योगों यानी कोर सेक्टर्स की वृद्धि दर इस साल मई में 5.1% रही। पिछले साल मई में 4.1% की ग्रोथ रेट देखी गई थी। कोर सेक्टर में आने वाले 8 उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली हैं। इस दौरान स्टील और बिजली उत्पादन में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है और चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में अप्रैल मई में इन कोर सेक्टर की वृद्धि दर 5.7% रही, जो पिछले साल की इसी अवधि में 4.4% रही थी।
और इसके अलावा अप्रैल 2019 में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट महीने दर महीने आधार पर गिरकर 2.6% पर आ गई थी। मार्च 2019 ये 4.7% थी और अप्रैल 2019 में साल दर साल आधार पर कोर सेक्टर ग्रोथ रेट बढ़ी थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण को लेकर विधेयक सदन में पास कर दिया है। इसके तहत कोटा शिक्षण संस्थानों में 12% और नौकरियों में 13% रहेगा। ये विधेयक बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले सप्ताह दिए गए निर्णय को लेकर ही बनाया गया है। हाईकोर्ट ने एक फैसले में राज्य में मराठा समुदाय को शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में कोटा देने को वैध ठहराया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के शिष्टमंडल से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति आवास पर हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सस्ती स्वास्थ्य सेवा को गरीब वर्गों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने जोर दिया कि डॉक्टर अपने अपने इलाकों में आसपास के शिक्षण संस्थानों का दौरा करें और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करें। I also compliment all the doctors for their service in building a healthy India, and I urge upon them to treat downtrodden sections with compassion and empathy. Doctors are always treated as next to God by the common people. So doctors, while serving the people, they should remember this and then give their best to the people. Not only sympathy, but there should be empathy also. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग ने 162 सरकारी स्कीमों का आउटकम फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे सरकार आम बजट के साथ पेश करेगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही। For all that we have done in the last few decades, cereal production is now growing higher at a higher rate than growth of consumption. So that there are two implications of that. One, that India is probably emerging as a surplus economy, in some agricultural sectors, and two, that there is a very pressing need for agricultural diversification, away from only cereal and food production, food grain production, to things like marine, fisheries, poultry, horticulture, floriculture, etc. But the first one, which is the surplus status, means that we now have to focus a lot on facilitating the marketing of agriculture. And there are some laws, for example, like the APMC Act, or the Essential Commodities Act, which need to be reviewed because they hold back our potential for exporting agricultural commodities. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से ये खास बातचीत आप कल रात 10 बजे हमारे कार्यक्रम टू द पॉइंट में देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।